हाँ जी दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है रिकॉर्ड, और तुम लोगों को ये वीडियो मिस नहीं करना है। देखो, अश्योर्ड क्वेश्चंस अपन निकाल रहे हैं अभी सारे पूरे टॉपिक्स के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैक्रो और इंडियन के अलग अलग। तो पहले बात करते हैं 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की। 40 मार्क्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर कम से कम जाने से पहले 20 से 25 मार्क्स का पेपर हाथ में नहीं है तो समझ लो प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी तक अच्छे से। 20 से 25 मार्क्स का पेपर हाथ में होना चाहिए। चलो एक बार बात करते हैं, शुरू किससे करें? नेशनल इनकम से डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम हमारा है ऑल ओवर लगभग लगभग 12 मार्क्स के लिए। सर कुछ है क्या ऐसी टेंडेंसी, मतलब ऐसी कुछ श्योरिटी है क्या कि हाँ ये तो पक्का लगना ही लगना है? ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो श्योर टॉपिक है, जो पक्का गारंटी आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर के लिमिटेशंस। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर के लिमिटेशंस। देखना ये तुम्हारे सामने इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। टेंटेटिव क्वेश्चन मैं सामने बता रहा हूं, ये टॉपिक पक्का है। ये क्वेश्चन देखो एक बार इसका, जीडीपी एंड वेलफेयर का। ओके, सेकंड अगर अपन बात करें तो लगभग लगभग मान लो 4 मार्क्स के वेटेज में उम्मीद है, पूरी 100% उम्मीद है ही है। ओके, दैट इज आर प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल का सर कुछ बता सकते हो क्या? इनकम मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, क्या है? तो गाइज अभी इस बार ये तो नहीं बोल सकता मैं कि 100% इनकम मेथड है या वैल्यूएटेड मेथड है। हो सकता है एक्सपेंडिचर मेथड भी हो, पर आएगा 4 मार्क्स के अंदर अंदर ही। थोड़ा सा इसके लिए अपन ये है कि 100% श्योर नहीं है कि कौन सा मेथड आने वाला है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें आखिरी, तो इसके अंदर है श्योर टॉपिक, वो है इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड। 100% करके चले जाना। ये तुम्हारे 12 में से, ये 12 में से 8 मार्क्स का पेपर तुम्हारे हाथ में आ चुका है। 12 मार्क्स की तो पूरी नेशनल इनकम है, 8 मार्क्स तुम्हारे पास जाने से पहले हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम नेशनल इनकम को कितना अच्छे से कवर कर रहे हो। अब बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। चलो 2 मिनट, मनी एंड बैंकिंग की बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर लेते हैं। मैक्सिमम जनों को यही नहीं पता है पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। सर देखो, तुम लोग अगर मैक्रो सेक्शन ए कर रहे हो, है ना, तो सेक्शन ए में सबसे पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या हो गए? ये हो गए एमसीक्यू। चलो 10 मार्क्स यहां पे हटाते हैं अपन एक बारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 यहां तक एक बार मैं लिखता हूं। ये है 3 मार्क्स का। तुमको दिमाग में ये तो पता होना चाहिए कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर में से आने वाला है। भाई ये तो पता होना चाहिए 11वां और 12वां क्वेश्चन कौन से चैप्टर का होगा। अगर हम लोग पेपर दिमाग में नहीं बना रहे ना, अगर हम लोग सिर्फ एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं ना, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो पेपर दिमाग में सेट करके जाओ यार, ये 11वां 12वां क्वेश्चन तो हमको पता है। खाली एग्जाम में जाके 13th क्वेश्चन में शॉक मिलने वाला है। 13th क्वेश्चन नया कुछ होगा। मतलब कि मैं ये चाहता हूं 40 मार्क्स में से ऑनेस्टली मैं चाहता हूं 25 मार्क्स का पेपर सब बच्चों के हाथ में होना चाहिए। तो अपन आ जाते हैं, ये 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स। अब देखो मैं है ना, लाइक ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा कि कोई भी 100% श्योर हूं मैं 40 में 40 का पेपर बता दूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट सीबीएसई हियर। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये 25 मार्क्स पक्का लगेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, जो है 6 और 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स और 6 मार्क्स। सर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे क्या? 6 मार्क्स के आपको लग रहा है क्या? देखो अपन 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो अब तुम लोगों को इतना पता है कि यहां तो ये आएंगे 4+2 वाले जोन में, या आएंगे ये 3+3 वाले जोन में। अब 6 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन आने से रहे, मतलब कंप्लीट एक क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का आने से रहा। इंडियन इकोनॉमिक्स में फिर भी हो सकता है, इसमें तो चांस ही नहीं है पूरा है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग मनी और बैंकिंग में कौन ले जाएगा? अगर मैं टेंटेटिव एक बारी के लिए बोलूं कि ये है नेशनल इनकम, चलो ऐसे ही मैं अपने मन से एक बार लिख रहा हूं, ये है नेशनल इनकम की जगह ये वाली। ओके, एक और अपन ले लेते हैं, ये 4 मार्क्स भी है नेशनल इनकम की जगह। एक बार ये जीडीपी और वेलफेयर और ये प्रैक्टिकल को एक एक जगह दे देते हैं। अब अपन आ जाते हैं एक बारी के लिए कि मनी एंड बैंकिंग अपने पास कहां पे है, कितने मार्क्स का है। देखो मनी एंड बैंकिंग, सर श्योर 100% वाले बताओ ना एक बार। जैसे नेशनल इनकम में बोले, इसके अंदर भी बोल रहा हूं। मनी के अंदर पहला टॉपिक मनी सप्लाई,
सर वेटेज वेटेज बोल दो, मनी सप्लाई मतलब समझ याद आ गया होगा, M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD वाला 100% श्योर है, पर कहा 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स, ये होगा 1 मार्क्स के आसपास का। मतलब ये टॉपिक देखो, अब तुमको लग रहा है अरे 1 मार्क्स छोड़ो ना यार, नहीं, यही चीजें जो श्योर है भले वेटेज कम हो, अपने को करके पूरा अच्छे से जाना है। सेकंड बैंकिंग, आ जाओ भाई, बैंकिंग अपने को लगभग लगभग 4 मार्क्स का पोर्शन है, मिनिमम है ना, ये हो सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और एक MCQ आ जाए, हो सकता है 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, पर कौन सा जो 100% श्योर है, पहले मैं वो लिख रहा हूं, जो 100% मतलब मैं उसको लेके बिल्कुल श्योर हूं जो आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन है अपना सेंट्रल बैंक के फंक्शन। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आएंगे, मतलब आएंगे किसी भी कंडीशन में। ओके, इसके क्वेश्चन सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो सेंट्रल बैंक का फंक्शन कैसे दिखेगा, कैसे आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करूं सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बाद, तो क्रेडिट क्रिएशन। सर 100% श्योर हो गया क्रेडिट क्रिएशन के लिए? देखो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ ये मान के चल सकते हैं कि है 50% चांस, मतलब हो सकता है कि ये 3 मार्क्स में आ जाए। कभी कभार ऊपर वाला क्वेश्चन आता ही नहीं, कब, बहुत रेयर, बट ये नीचे वाला आ जाता है। और अपन 100% श्योर है, तो अपन एक बार के लिए तुम्हारे 3 मार्क्स तो पक्के हो गए, लॉक करें एक बार 3 मार्क्स यहाँ पे। लगभग लगभग 8 मार्क्स नेशनल इनकम में, 11 मार्क्स का पेपर तो हाथ में आ चुका है, मतलब 11 मार्क्स का पेपर लीक हो चुका है। सो गाइस आगे बात करते हैं, 11 मार्क्स का पेपर अगर अपने पास है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में लगभग लगभग क्या क्या श्योर है, अश्योर्ड, पक्का। एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहला टॉपिक जो लॉक्ड है, लॉक्ड है पक्का, मतलब एग्जाम में आएगा, 100% लिख देता हूं इस पे भी, ये वाले क्वेश्चन C इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC इंटू Y वाले क्वेश्चंस, जिसको अपन बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन के क्वेश्चंस, लॉक कर लो, आएगा मतलब आएगा, किसी भी कंडीशन में आएगा। तो इसको वेटेज कितना दे रहे हो सर? 4 मार्क्स, 100% भी इस पे लिख देता हूं मैं, ये 100% और ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का 100% लॉक। कितने हो गए? 8 नेशनल इनकम के बता दिए, 3 मार्क्स बता दिए मनी और बैंकिंग में, श्योर लॉक्ड वाले बस बोल रहा हूं, और 4 मार्क्स बोल दिए मैंने तुम्हारे को अभी एक बार एडी में। आगे और बात करते हैं एडी की। एडी में और क्या है हमारे पास? एडी में जो लॉक्ड पार्ट है, बिल्कुल लॉक्ड, इंपॉर्टेंट भी लिख ही देता हूं एक बार, ऐसा नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग्स फंक्शन। भाई बिल्कुल वीडियो को इसको लाइटली मत लेना, एक्चुअली मैं तुम्हारे को पक्का 100% बोल सकता हूँ, ये चीजें कर ली ना तुम पक्का मान लो कि तुम्हारे एक हिसाब से 80 में से, नहीं भी मैं बोल रहा हूँ 50 मार्क्स का पेपर तुम्हारे हाथ में, ऊपर वाला मार्क्स लाना मतलब 80 में से 80 इस बार इकोनॉमिक्स में लाना पॉसिबल है। तो बहुत अच्छे से इसको देखना है अपने को, है ना। अब इसको मैं 100% श्योर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ स्टार लगा रहा हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आ जाते हैं 100% श्योर लिखो सर किसी पे, देखो 100% श्योर है ये टॉपिक, पक्का गारंटी। एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसका मीनिंग एक तो सबसे पहले, और उसको गवर्नमेंट एंड RBI सॉल्व कैसे करेगा, ये पक्का 100% लिखवा लो आएगा। अच्छा हो सकता है इसमें ये चीज आ जाए डेफिशिएंट डिमांड, मतलब कि हो सकता है एक्सेस डिमांड नहीं आया तो डेफिशिएंट डिमांड आ जाए, है 100% सेम, सेम पूरा सेम है पोर्शन, इस पे मार्क कर देते हैं 100%, ये पक्का है, ये सी पार्ट अपना लॉक है। कितने मार्क्स कितने हो गए? 11 प्लस 3 प्लस 4 तो पहले बोल दिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये आ गए अगेन अपने पास आ गया 3 मार्क्स का, ठीक है, ये टॉपिक 3 मार्क्स का, मिनिमम 4 मार्क्स चले जाए तो बहुत बढ़िया है। आ जाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या सर? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, लिखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, स्केड्यूल ग्राफ और थ्योरी बनाना है। 100% श्योर नहीं बोल रहा, पर इंपॉर्टेंट है, पढ़ के तो जाओगे। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसमें मुझे पर्सनली जो लग रहा है ना, जो आ सकता है वो ये वाला है, एस इज ग्रेटर देन आई वाला और एस इज लेसर देन आई वाला। मतलब याद दिला दो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये सामने अपियर हो रहा है, इन सब के क्वेश्चन ये सामने अपियर हो रहे हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखना है इसमें, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लान्ड सेविंग्स इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वाला। तो अल्टीमेटली सर अगर टेंटेटिव भी देखा जाए, 4 और 7 मार्क्स तो आपने बता दिए, एंड इसके लिए मैं 101% पक्की बात बोल रहा हूं, श्योर हूं आएगा मतलब आएगा। आगे बात करते हैं,
एडी के आगे रब करता हूं ये चीज, एडी के आगे एग्रीगेट डिमांड के बाद वी हैव गवर्नमेंट बजट, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। ओके, पहला टॉपिक गवर्नमेंट बजट में 100% वाला पक्की बात आएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब गारंटेड, कोई इस टॉपिक को रिमूव नहीं कर सकता। पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, बट दिस इज 100% श्योर। सेकंड अगर अपन बात करें तो डेफिसिट टॉपिक काम का है क्या, देखो इंपॉर्टेंट, इस पे मैं 100% लिख देता हूं, बट इस पे है ना मैं ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, वो भी किसको, प्रैक्टिकल को। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आने के चांसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इसके अलावा, तो वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बीओपी के अंदर एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, 3 साल से रेगुलर आ रहा है, मतलब हटा ही नहीं, वो टॉपिक ही नहीं हटा है, ठीक है। कभी 1 मार्क्स में आए, कभी 3 मार्क्स में आए, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के क्वेश्चंस, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट 100% नहीं लिखा है इस पे, अभी 100% क्लेम नहीं कर रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी लिख देता हूं, और जो मुझे लग रहा है 100% वो भी लिख देता हूं। जो मुझे 100% लग रहा है वो मुझे लग रहा है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये पूछ लेंगे। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसका मीनिंग नहीं पूछेंगे, मीनिंग नहीं, क्या होता है, फिर उसको रिलेट कर लेंगे कि इसका लाइकली इंपैक्ट बताओ कि इकोनॉमी पे क्या आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन पता है, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना, ऐसा कुछ जैसे कि इंडिया बाहर से सामान मंगवा रहा है, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन तो पक्का मान के चलना है 100% आएगा, मतलब आएगा एप्रिसिएशन, ये वाला क्वेश्चन तो पक्का गारंटी आएगा। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट हर टीचर बताता है यार कि हाँ ये वाली चीज तो पढ़नी है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस क्या है पता है तुम्हारे को? ये सरकार बीच में आके, गवर्नमेंट बीच में आती है और फिर करती है, और डेप्रिसिएशन अपने आप होता है। सो गाइज ये हमारा खत्म हो रहा है एक बारी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन। चालू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं तुमको। चलो गाइज, सो इंडियन इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 1947, ठीक है, 1947 वाला चैप्टर, मतलब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला। बोलो सर क्या आएगा इसमें से? देखो पहले यार इसके अंदर ना इंडियन इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स निकालना, श्योर निकालना, बहुत बहुत टफ टास्क है। तो इसमें है ना थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा होगा। अच्छा सर ये जो बता रहे हो इसका करना क्या है, ये जो क्वेश्चन बताने वाले हो, अगर तुम लोग ये क्वेश्चन लिख के याद नहीं करके जा रहे हो तो ये पूरा वीडियो वेस्ट है। बिकॉज हो क्या रहा है, अगर तुम्हारे पास पेपर हाथ में आ रहा है 50 मार्क्स का भी, 80 में से, अगर वो लिख के मैं चाहता हूं यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है, एग्जाम में वो जाके यूं क्यों उतारना है, पता नहीं आने वाला है। तो अभी इसमें देखो क्या आने वाला है, 1947 वाला चैप्टर 1 जो है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। और कुछ है क्या, यही एक चैप्टर ऐसा है, एक ये चैप्टर है और एक आएगा इंडिया पाकिस्तान चाइना, जिसमें अपन बहुत ज्यादा श्योर नहीं बोल सकते कि यही है। इसको मैं इसलिए 100% मार्क नहीं कर रहा हूं। और इंपॉर्टेंट था क्या सर इसमें? जमींदारी सिस्टम बहुत काम का था। ओके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 1950 से लेकर 1990 तक की जर्नी। क्या जर्नी याद है ना पूरी, ये पक्के से अच्छे से? इसके अंदर गवर्नमेंट राज था, मतलब इंडिया आजाद हुआ, अंग्रेज लोगों को भगाया, उसके बाद प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। प्लानिंग कमीशन मतलब कि 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। तो 5 ईयर प्लान बनाए गए और बोला गया कि इसको अब सिर्फ और सिर्फ सरकार करेगी, सब सरकार का राज आएगा। इसके अंदर से जो श्योर टॉपिक है, सबसे पहले श्योर 100% जो लिख रहा हूं यहां पे, पहले लिख देता हूं 100%, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये तो हो गया पक्का लॉक टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान का कैसे आएगा। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है लैंड रिफॉर्म्स। 100% नहीं लिख रहा हूं, 100% नहीं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं लैंड रिफॉर्म्स को।
ठीक है, डबल स्टार बना दिया है। लैंड रिफॉर्म्स के बाद फिर से जो 100% श्योर है, पक्का गारंटेड लॉक्ड, आईपीआर 1956। ये क्वेश्चन इसके बहुत मल्टीपल बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में पूछ लिया तो भी यही बताना है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल शॉप्स कंसेशंस थे, वो पूछ लिया तो भी यही बताना है। आईपीआर 1956 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसको 100% में डाला है। और लास्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। 2 लाइन का पढ़ के जाना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 1 मार्क का आ गया तो आ गया, बाकी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है 100% स्लॉट। कितने मार्क्स कितने तुम्हारे सामने है? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से निकल के आ रहे हैं 6 मार्क्स हाथ में, 100% श्योर के 6 मार्क्स यहां पे अपने पास हो गए कवर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 एलपीजी। एलपीजी के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है चैप्टर ही तुम लोगों को पता है, हर जने ने बोला था तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिसने पढ़ाया होगा ये तुमको पता है एलपीजी बहुत काम का चैप्टर है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एलपीजी में लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स। सर कितने आएंगे? एक आएगा, दो आएगा? देखो अब लिबरलाइजेशन में मुझे इस साल जो लग रहा है, वैसे आता हर साल है, रिफॉर्म आता ही आता है। कितने रिफॉर्म है याद है ना? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब एलपीजी अगर तुमको याद हो तो एलपीजी के अंदर बोला था कि प्राइवेट सेक्टर को चाबी दे रहे, प्राइवेट सेक्टर को सब दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज है उसको, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सरकारी इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं टू प्राइवेट सेक्टर। तो लिबरलाइजेशन के 4 रिफॉर्म जो है, ए बी सी और डी, 4 रिफॉर्म, इनमें से कोई एक आएगा। सर कौन सा वो बता दो। मैं वैसे तो देखो आएगा पक्का, पर श्योर नहीं बोल सकता। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के सबसे हाईएस्ट चांसेस है। कौन सा वाला बोल दो एक बार? रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें सर 100% श्योर बोल सकते हो क्या ये लॉक्ड है? सॉरी, इसमें मैं 100% श्योर कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा और लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट में डाल पाऊंगा। हाँ मतलब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, अपन उसमें उसको एक बार कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, लास्ट मिनट चल रहा है। सो आ जाते हैं अब अपन प्राइवेटाइजेशन में से क्या आएगा। प्राइवेटाइजेशन में सबसे काम का जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स, मतलब कि गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लॉसेस। ये सबसे काम का टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में से क्या आएगा। ग्लोबलाइजेशन में से वैसे तो कुछ ऐसा बहुत खास काम का नहीं है, पर मैं स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को डबल स्टार दे रहा हूं। इनके अलावा कुछ है क्या एलपीजी में से जो आएगा? देखो वैसे मैक्सिमम अपन ने कवर कर लिया है, फिर भी एक बारी के लिए एंड में, बिल्कुल जब पूरा कोर्स हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो एक ओरल रीड कर देना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी। उसमें वो एक क्वेश्चन है, what are the adverse effect of agriculture through LPG, मतलब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में खेती बाड़ी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इंडिया ने। तो इसका एक क्वेश्चन है जो मेरे को खास लगता है कि हाँ ठीक है, वो एक थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। बाकी ये है हमारा टॉपिक, 100% कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे अपन, चैप्टर 4, लॉक लॉक कर लो क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसका बहुत अच्छा मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इसका, YouTube पे बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत छोटा है, 11 मिनट के आसपास का वीडियो है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में 100% लिख रहा हूं, पक्का 100%। इसके सोर्सेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है रिगार्डिंग माइग्रेशन आ जाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो सबसे खास होता है इसका, ये आएगा। कितने मार्क्स सर? 3 मार्क्स लगभग। तो अभी तक सर चौथे चैप्टर पे आ गए हो, पर 6 मार्क्स और 3 मार्क्स का लॉक करा है आपने 100%। 9 मार्क्स का पेपर अभी हाथ में हुआ है। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन को 100% लिख रहा हूं। जो 100% वाले में डाल रहा हूं वो लिख रहा हूं रूरल क्रेडिट के बारे में। रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट मतलब नाबार्ड से रिलेटेबल क्वेश्चन। रूरल क्रेडिट मतलब, देखो इसका क्वेश्चन देखो, ये डिस्प्ले हो रहा है सामने, इसका क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसका आने का और क्रेडिट वाले क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा क्या है रूरल क्रेडिट के अलावा? रूरल क्रेडिट के अलावा है हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक। ये कौन सा है याद है ना? ये टॉपिक है हॉर्टिकल्चर वाला, जिसके अंदर गोल्डन रिवॉल्यूशन किया गया था। ट्यूबर क्रॉप्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको ग्रो करने के लिए इंडिया ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। ये 2 टॉपिक के अलावा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, सबसे ज्यादा ऐसा चैप्टर जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
नए तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे, नए तरीके के, वो सिर्फ इसी में से आएंगे। नए तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले 100% में कुछ डालें इसमें, 100% में तो नहीं, बट मैं बोल सकता हूं कैजुअलाइजेशन वाला टॉपिक जो है, कैजुअलाइजेशन, जिसमें इंडिया के लोग मजदूर वाले कैटेगरी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो व्हेन पीपल शिफ्ट टू कैजुअल वर्किंग फोर्स, तो कैजुअलाइजेशन वाला टॉपिक 100% तो नहीं लिख रहा हूं, पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से आएगा या तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पुट अप होगा। आइदर 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में, कुछ भी हो सकता है, पर 3 या 4 मार्क्स का वेटेज इसका है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इनफॉर्मलाइजेशन, ये भी बड़ा काम का टॉपिक है। सर वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ है, वो करना है क्या? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं, योजना जरूर करके जाना, योजना मत भूलना। इनफॉर्मलाइजेशन और इसको तो मैंने डाल दिया एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट में, 100% नहीं लिखा है, पर आएगा पक्का इसमें से पीबीक्यू या डीबीक्यू। आगे की बात करते हैं, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा चैप्टर जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बोलते अरे यार बच्चों जैसा चैप्टर है। मैं खुद बोल रहा हूं इतना आसान है, एक बार रीड मारा खत्म, चैप्टर लर्न हो जाता है। पर शौक देखो, सैंपल पेपर में 6 मार्क्स की केस स्टडी दे दी है, मतलब 6 मार्क्स का चैप्टर का वेटेज ही नहीं है, 6 मार्क्स की केस स्टडी। आएगा सर, आ सकता है 4 3 4 3 4 तो आराम से लेके चलो, इसका मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पर क्या ऐसा क्या क्वेश्चन है इसका? 100% लॉक कर रहा हूं, पक्की बात यही आएगा, स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब लॉक तो कर लिया, एक बार लॉक तो बोल दिया, 100% क्लेम भी कर लिया, पर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन होगा क्या? देखो, यहां तो केस बेस्ड होगा, ठीक है, यहां तो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा इसका, या फिर इसमें अपने को एक पिक्चर टाइप दे देंगे और वो पिक्चर के पूरे एनालिसिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंस दे देंगे। ओके, लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना पे। इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना में क्या आएगा? सर ये चैप्टर पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, सर बहुत लेंदी चैप्टर है। सर चैप्टर में क्या है भाई, थोड़ी सी स्टोरी बेसिस पे पढ़ो ना, बहुत बढ़िया वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है, पूरा बहुत ऐसा समझाया हुआ है कि यूं लर्न हो जाएगा। बहुत छोटा वीडियो है, आई थिंक सो 20 मिनट के अंदर का वीडियो है जो अपलोड किया हुआ है। इसके अंदर जो मैं 100% श्योर क्लेम कर रहा हूं, वो है चाइना का पोस्ट 1978 और प्री 1978 का पीरियड। पोस्ट 1978 और प्री 1978 का पीरियड याद दिला दूं फटाफट से, एक बार याद दिला देता हूं। ये है, इसमें फेज 1 फेज 2 है, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, सर थोड़ा सी बार ग्लिम्स करो फटाफट। जीएलएफ इसके अंदर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाला, जिसमें चाइना ने घर के अंदर इंडस्ट्रियां खुलवाई थी। ओके, नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं अपन, जीएलएफ के बाद है ग्रेट प्रोलिटेरियन कैंपेन, जिसमें चाइना ने अपने खर्चे पे पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजा, बोला कि खर्चा सरकार उठाएगी, रिटर्न तुमको चाइना में आना है। उसके बाद पोस्ट 1978 का पीरियड, जिसमें चाइना ने अपनी जो चाबी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दी और अपने देश को, मतलब अपनी कंट्री को, सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। फिर लेके आई चाइना ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। तो ये जो है ना, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसको ऐसे मत ओरली मत लर्न करना, इसके पूरे प्रॉपर पॉइंट्स बनाना। ये जो शब्द है ना, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, ये जो शब्द है ग्रेट प्रोलेटेरियन कैंपेन, ये किसी भी टीचर को कॉपी चेक करते हुए इतना अट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे अरे यार बच्चा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट करके आया है। सो गाइज, इसको 100% करके देना। मोटा मोटी अगर तुम देखो ना, मैंने तुम्हारे को अभी अगर टोटल मारे ना, 18 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स के आसपास तक का पेपर तुम्हारे हाथ में है। मोटा मोटी अगर अपन लेट्स टॉक अबाउट कि पूरा ओवरऑल सर जो बात करें, तो तुम्हारे पास 45 टू 50 मार्क्स का पेपर हाथ में है। फिर भी सीरीज लॉन्च करी है अभी शॉर्ट में पढ़ाने की, तुम लोगों को ये सीरीज के साथ अपडेटेड रहना है। हमको टारगेट करना है 10 दिन के अंदर अंदर कैसे 80 ऑन 80 लाने, पूरी कोशिश करनी है। थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए गाइस, रिक्वायर्स 2 आवर्स टू 3 आवर्स डेली। अब बकल अप कर लो, एंड गेस्ट पेपर भी आएगा। यस, प्रीवियस ईयर की तरह गेस्ट पेपर इस साल भी लगेगा पक्के से। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।